नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप मेरे साथ यानी दिव्या अग्रवाल के साथ आज इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। चूंकि इस बार जो हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए हैं और जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, ऐसे में चर्चा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है कि क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा इस बात को लेकर भी गंभीरता से चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से पहली मर्तबा है कि किसी स्टेट में तीसरी बार, देखिए हरियाणा में ये पहली बार है कि लगातार तीसरी बार कोई राजनीतिक पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि अगर वोट परसेंट माने तो कांग्रेस का वोट परसेंट पहले से बड़ा है, लेकिन सीटों के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाने वाली है। आज नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात की है। यानी आगे हरियाणा में किस तरीके से सरकार का गठन होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा लेगा, हालांकि सब चीजें पहले से ही तय हो चुकी है। तो अब जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे का बिहार झारखंड पर क्या कुछ असर होगा, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव होने और अगर झारखंड की बात की जाए तो दिसंबर तक जो है वो झारखंड का चुनाव भी होगा। ऐसे में क्या हरियाणा के नतीजे, यानी कि साफ तौर पर जो हरियाणा की चुनावी बयार है वो हरियाणा के रास्ते बिहार झारखंड तक भी जाएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार मैं आपका सबसे परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले मैं सौरभ कुमार जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, प्रतिभा सिंह प्रवक्ता है जेडीयू की तरफ से, आजू खान प्रवक्ता आरजेडी, तनुज खन्नी प्रवक्ता जेएमएम और चंदन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार रांची से हमारे साथ रहेंगे। कुछ लोग को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ चर्चा के मध्य में भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सौरभ, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सौरभ, आप किस तरीके से देखते हैं, अगर हरियाणा के नतीजों की बात करें तो क्या उसका असर झारखंड विधानसभा पर पड़ना लाजमी है? हालांकि अगर बात की जाए हेमंत सोरेन की, तो जेएमएम जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है। हरियाणा में अगर आप देखें तो बीजेपी सरकार में भी ऐसे में सत्ता विरोधी लहर का सामना भी उसे करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो फैक्टर नहीं है। तो किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल दिव्या, आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसका प्रभाव मुझे लगता है निश्चित रूप से न केवल झारखंड बल्कि बिहार पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, क्योंकि हरियाणा में पहले जो लोगों को लग रहा था या लोग जो कयास लगा रहे थे या जो भी एग्जिट पोल के जो आ रहे थे उसमें ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने वाली, और कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार ये दावे भी कर रहे थे। लेकिन सीधा जो नतीजे आए वो सीधा विपरीत आए। वहां बीजेपी ने एक तरीके से कहें तो सरकार बहुमत में आ गई है और सरकार भी बना लेगी। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से बिहार पे भी पड़ेगा और झारखंड पे भी पड़ेगा। अगर बिहार की बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो एनडीए के नेता थे वो चुनाव के पहले काफी शांत थे, कुछ भी हरियाणा को लेकर कुछ भी बयानबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे नतीजे आए उसके बाद काफी मुखर हो गए। एनडीए के तमाम नेता, चाहे वो बीजेपी के हों जदयू के हों, काफी मुखर हो गए और उन्होंने कहा कि देश का यही माहौल है, जो हरियाणा में दिखा है देश का यही माहौल है और आगे आने वाले दिनों में वो अन्य राज्यों में भी दिखेगा। यानी उनका इशारा साफ तौर पर था कि चाहे बिहार हो झारखंड हो, जहां भी आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, जो नतीजे हरियाणा में आए हैं, जो माहौल हरियाणा में दिखाई दिया है, वही आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अगर एनडीए की बात करें तो बिहार में एनडीए को एक बूस्टर डोज जो कहा जाता है वो मिल गया है हरियाणा के नतीजे के तौर पर। ठीक है, बिल्कुल सौरभ, बूस्टर डोज की तरह, संजीवनी की तरह काम करेगा हरियाणा चुनाव के नतीजे और बिहार झारखंड पर इसका सीधे सीधा असर देखा जाएगा, ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ का कहना है। अब मैं राजनीतिक मेहमानों को रुक करूं उससे पहले मैं चंदन मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां के लोग, वहां के मुद्दे वो बिल्कुल अलग था
और अगर बिहार झारखंड की बात की जाए तो हालांकि मुद्दों पर आधारित राजनीति तो हमेशा से ही होती है और ग्राउंड पर लगातार जो है वो अब तमाम विधानसभाओं में काम किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर। आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा के जो नतीजे हैं वो बिहार झारखंड के नतीजों को थोड़ा बहुत भी प्रभावित कर पाएंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो देखिए कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी की आत्मा होते हैं, तो कार्यकर्ताओं को तो कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा वो इस वक्त उत्साहित होंगे, बहुत ज्यादा जश्न के मूड में भी हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। लेकिन क्या बिहार और झारखंड की जो ग्राउंड है वो हरियाणा के ग्राउंड से बिल्कुल अलग है? वहां पर क्या अलग फैक्टर्स काम करते हैं? चंदन जी। चंदन जी अभी मुझे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। चंदन जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं अपने राजनीतिक मेहमान चंदन जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। चंदन जी आप क्या मेरा सवाल सुन पाए थे? चंदन जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त कराते हैं और आपको कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी आ नहीं रही है। तो हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान है अब हम उनका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं तनुज खन्नी प्रवक्ता जेएमएम से जो है उनका रुख करना चाहूंगी। तनुज खन्नी भी अभी मुझे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ देखिए राकेश पोद्दार प्रवक्ता है बीजेपी, प्रतिभा सिंह प्रवक्ता जेडीयू। राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी, राकेश साहब नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिस तरीके से हैट्रिक हरियाणा में शानदार प्रदर्शन, कोई भी ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक जानकार होगा या एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरीके से बरकरार कर चुके थे। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड पर बीजेपी ने काम किया है, आपके कार्यकर्ता आपकी सबसे बड़ी ताकत बने हैं और मुद्दों पर आधारित राजनीति में तो आप लोग हैं ही माहिर। तो अब माना जाए क्या कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये झारखंड, महाराष्ट्र सभी जगह नजर आएगा? दिव्या जी पहले तो न्यूज 24 के माध्यम से सौरभ जी को, दिव्या जी को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों ने भी जो ग्राउंड रिपोर्ट पे भारतीय जनता पार्टी का काम दिखाने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को, कार्यों को आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के जो आपका भी फ्रेम फ्रीज हो गया है। राकेश पोद्दार जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। चलिए आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जो है वो मौजूद है और साथ ही साथ प्रतिभा सिंह जो है प्रवक्ता जेडीयू से, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और अब मुझे स्क्रीन पर डॉक्टर तनुज जो है वो भी नजर आ रहे हैं, जो की तनुज खन्नी प्रवक्ता है जेएमएम से। तो तनुज साहब मैं आपसे रुख करना चाहूंगी। जेएमएम की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, तो क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस है क्या कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार हो ही जाएगा? क्योंकि कल जेएमएम के एक प्रवक्ता का मैं बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भगवान ना करे हरियाणा की झांकी झारखंड में देखने को मिले। तो ऐसा तो नहीं है कि आप भगवान के भरोसे हो गए? मुझे पता नहीं कि आपने किसका बयान सुना है, लेकिन दिव्या जी इतना उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके उत्साह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के उत्साह की। बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया है। जिस राज्य में थे वहां गिरते पड़ते वापस आए हैं। गिरते पड़ते इसलिए कि बहुत कितनी सीटें बढ़ गई इनकी, बहुत ज्यादा कोई सीटों से नहीं जीत गए हैं और बहुत ज्यादा कोई मार्जिन से नहीं जीत गए हैं। लेकिन कल से जैसे परिणाम बदलना शुरू हुए, सुबह के समय में तो जो स्थिति थी टीवी चैनलों पर और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर, वो भी देखने लायक थी। लेकिन तनुज साहब सीट तो चाहे एक सीट से जीते हैं। दिव्या जी जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे देखिए दिव्या जी, जब मैं अपनी बातें कर रहा हूं तो सम्मान पूर्वक उसको खत्म होने दे, तब आप बोलिए। बेहतर, वही डिबेट का डेकोरम भी है। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर की बात ही गायब हो गई।
जम्मू कश्मीर में भी चुनाव के नतीजे कल ही आए हैं ना। हम्म। तो ये सारा नैरेटिव को झारखंड बखूबी समझता है। अब 24 साल हो चुके हैं झारखंड के, जिसमें लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने एन केन पराक्रम राज करने का काम किया और छलने का काम किया। और स्पष्ट और सीधे शब्दों में मैं ये बता देना चाहता हूं, इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कितनी बड़ी जीत हो गई। आप वहां थे, आपने कोशिश की, संघर्ष किया, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने भी संघर्ष किया, आपने जगह बनाई, अपनी बरकरार रखी सत्ता को, आपको मुबारक हो, आप काम कीजिए हरियाणा का। लेकिन इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाना कि लग रहा है कि मानो लोकसभा का चुनाव आ गया, 240 पर है ना आप, 400 पार नहीं हो गए ना। झारखंड में आपको माकूल जवाब मिलेगा, घबराइए मत, चुनाव जब भी हो जाए। ठीक है, राकेश पोद्दार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। तनुज खन्नी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए कि बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हरियाणा और झारखंड में बहुत अंतर है। दिव्या जी, मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा हो चाहे झारखंड हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पर अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और राष्ट्र के मुद्दे पे काम किया है। आज इंडी गठबंधन के लोग बता दें, मैं इनका बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर उनका समझौता है, हरियाणा के अंदर समझौता नहीं है। कौन सी विचारधारा है? मैं इस विचारधारा की बात करना चाहते हैं। जिस जम्मू कश्मीर की मैं बात करना चाहता हूं दिव्या जी, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला ने किनके विरोध में पार्टी बनाई थी? कांग्रेस के विरोध में पार्टी बनाई थी। आज उनके साथ बैठकर सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पे काबिज करने के लिए काम करते हैं लोग। इन लोगों को जनता से नहीं मुद्दे। हमने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया दिव्या जी, जनता का आशीर्वाद मिला। हरियाणा की बात हो गई राकेश पोद्दार जी, थोड़ा अब मैं आ रहा हूं दिव्या जी, झारखंड पे भी आ रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मौजूदा सरकार है उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुद्दे भी बताइए, किस तरीके से आप ग्राउंड पर काम करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर आप विरोध जता रहे हैं? देखिए दिव्या जी, झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार के आने वाला चुनाव हो, मैं झारखंड में कहना चाहता हूं किस तरह वहां के मुख्यमंत्री सोरेन साहब ने किस तरह जमीन लोगों को हड़पने का काम किया, सारी दुनिया जानती है। और रही मुद्दों की बात, करके गलत बातें नहीं प्रस्तुत चैनल में। अरे सुन लीजिए, अरे मैं बड़ा धैर्यपूर्वक बात सुन लो, अरे सुनिए, अरे सुनिए। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे राकेश पोद्दार साहब, यानी कि आप भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे, ये कहना चाहते हैं? कार्रवाई होगी कानूनी, अगर इस तरीके का गलत फहमी फैलाइएगा तो कार्रवाई होगी आप पर। इस तरीके का आप गलत बयानबाजी कीजिएगा तो एक मुख्यमंत्री के विषय में आप गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, किसी के विषय में आप गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्या कोर्ट, कौन सा केस बताइए नंबर? कोर्ट ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई सबूत नहीं है आपके एजेंसी के पास, आप यहाँ चैनल पर बैठकर डिफेम करिएगा नेता को। दिव्या जी, अरे बोलने दीजिएगा दिव्या जी। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप बात कर सकते हैं, जो मुद्दे हैं उन पर बात कर सकते हैं। मुद्दे पर बात कीजिए, क्या मुद्दा है? नेता कौन है बताइए, कौन है झारखंड दिव्या जी? नेता? ठीक है। अरे भाई सुनो, बैठो, सुनो दिव्या जी, बताइए राकेश साहब। दिव्या जी, झारखंड के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत हैं कि सभी लोगों के मुख्यमंत्री हैं? पहले बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री। अरे सुन लीजिए भाई, मैं चिल्लाने वाली बात सुन लीजिए। अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए ना भैया, जमानत में बाहर है आपके मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे आपको लग रहा है कि वो ग्राउंड पर उतरी नहीं है, उन सब पे बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। ठीक है, मुझे समझ आ गया है, सबको समझ आ गया है कि आप भ्रष्टाचार को एक जो है वो परत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बताइए, और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे या मौजूदा सरकार की और कौन कौन सी नाकामियों को आप प्रचारित करना चाहें, ये बताइए। दिव्या जी, पहले तो बोलने के लिए दिया जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री नहीं होता, एक ना एक पार्टी का होता है। वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मेरा हक बनता है उस मुख्यमंत्री से सवाल और जवाब करने का। और जमानत पे मुख्यमंत्री जी हैं, कोई उनको वो नहीं मिल गया है,
बरी नहीं हो गए हैं, तो पहले तो ये सोचना चाहिए। और बाकी रहा दूसरी बात, हमारे पास मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के वहां मुद्दे हैं, और सड़क और पानी के मुद्दे हैं। हम लोग अरे सुन लीजिए भाई साहब, हम इतना आपके जैसे नहीं बोलते, सुन लीजिए सुन ठीक है, लीजिए। ठीक है, आपने कहा आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, इंडी गठबंधन के लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। दिव्या जी, इन्होंने कहा संविधान खतरे में है। अब इनको दिख नहीं रहा हरियाणा के चुनाव से, कश्मीर के चुनाव से इनको दिख नहीं रहा है कि संविधान खतरे में है, कि लोकतंत्र खतरे में है। ये लोग सिर्फ देश के अंदर गुमराह करना चाहते हैं, सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, और एक वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, और एक समुदाय के लिए, एक जाति विशेष के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा दिव्या जी मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, झारखंड को विकसित करना है, और हमारा उद्देश्य है। सत्ता हमें नहीं चाहिए, हम सत्ता के भूखे नहीं है। राष्ट्र हमारे लिए हित है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद कास्ट है। ये लोगों के पहले पूछे जाए तो पहले कास्ट है। हम दिखाते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं कितनी बार बोला हूं, लेकिन जाति जनगणना से ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के नाम पे प्रतीक है। वहां झारखंड के मुख्यमंत्री राकेश जी इतने तेज आवाज में बोल रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप लोग बीजेपी के नेता हैं, आप लोग एक पत्र लिख दीजिए प्रधानमंत्री को, बोलिए देश भर में जातीय जनगणना करवा ले। प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? प्रधानमंत्री आप ही के दल के हैं। जी 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 सौरभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जातीय जनगणना माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, भाजपा भी चाहती है जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जाति जनगणना पे ये लोग राजनीति करेंगे, जाति पे राजनीति करेंगे। हम तो चाहते हैं जाति जनगणना हो, जिनकी जितनी जाति है उनको उतना व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो देश में करवा दीजिए ना। आने वाला समय में सौरभ जी बिल्कुल आपकी बातों को माना जाएगा और देश के अंदर जाति जनगणना होगी। आपने देखा कि आरएसएस के प्रमुख भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करना है। शुरुआत तो की राकेश पोद्दार जी, शुरुआत तो कर दीजिए, पत्र तो लिख दीजिए, कम से कम आप शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सौरभ जी, आपने कहा, पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री अपने भाषण में कितनी बार कहा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लाल किले से ऐलान किया। ऐसी बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ऐलान किया 15 अगस्त को। तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो तो पहले अपने आप में विमर्श करें, और चाहते क्या इस देश के अंदर। कभी कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं संविधान खतरे में, कभी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, जितने भी को भी चर्चा में शामिल करना है। और आजू खान जी, मैं आपके पास आऊं इससे पहले जो है वो मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रतिभा सिंह, प्रवक्ता जेडीयू। प्रतिभा सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके पार्टी के एक प्रवक्ता है अरविंद निषाद, और उनका ये कहना है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे है, उन्होंने ये कहा कि अगले साल बिहार में और आगामी झारखंड महाराष्ट्र पर असर पड़ेगा हरियाणा के चुनाव के नतीजों का। उन्होंने कहा हरियाणा में पीएम ने किसानों के लिए बहुत काम किया और इसलिए जनता ने बीजेपी को चुना। यानी आप लोग मान रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा दिव्या जी। देखिए, जिस तरीके से आखिर कोई भी कहीं किसी भी चुनाव को जीतता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो जनता चुनती है। कोई खुद से चुनाव जीतता नहीं, लड़ते लोग हैं चुनाव, लेकिन जिताती कौन है? जनता जिताती है। तो जनता ऐसे ही नहीं किसी दल को चुनाव जिताती है, बल्कि किए गए कार्यों के आधार पर जनता अपना मत देती है, और उस मत के आधार पर कोई भी दल चुनाव जीतता है। तो निश्चित रूप से जो सबसे निचले तबके का व्यक्ति है, जो सबसे निचले तबके, जिनके रहने की, खाने की और पढ़ाई की, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था नहीं थी, उसको निश्चित रूप से नीचे जाकर के देखने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उसी कार्यों के आधार पर जनता ने उन्हें वोट दिया है, और निश्चित रूप से जहां भी चुनाव होंगे, जिस किसी भी विधानसभा, जिस राज्य में चुनाव होंगे, उस चुनाव पर इसका असर तो पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की चर्चा जो है मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी सौरभ से कहना चाहूंगी कि वो आगे की चर्चा जो है वो बढ़ाएं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी चर्चा में बने रहिएगा, और अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है सौरभ, वो नेतृत्व करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो जेएमएम के साथी हमारे साथ हैं, उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे ही मैं शुरुआत करूंगा। तनुज जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है हरियाणा में
हरियाणा के चुनाव में जो नतीजे आए उसका कितना असर झारखंड पर पड़ने वाला है? देखिए सौरभ जी, मैंने वही कहा अपने ओपनिंग कमेंट में भी कि झारखंड की हम बात कर रहे हैं और झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक ना कोई नेता है, ना कोई नीति है और ना इनकी नीयत है। ये जब हम मैया सम्मान योजना लाए थे, सरकार ने जब लाने का काम किया तो इन्होंने उसका विरोध करने का काम किया। इनके सहयोगी जो लोग होते हैं वो PIL तक उन्होंने कोर्ट में करने का काम किया और ठीक जब इन्हें लगा कि ये रॉन्ग नंबर में फंस जाएंगे तब इन्होंने गोगो दीदी योजना का एक इलीगल फॉर्म लोगों से भरवाने का काम किया। इनके पास कोई नेता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक स्पष्ट नहीं है कि कौन इनका, लेकिन ये तो तनु जी ये तो है ना कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है आने वाले चुनाव में झारखंड में। आपने सही बोला कि कोर्ट ने जब जमानत दी आपके नेता को और मुख्यमंत्री को तो उन्होंने कहा कि साक्ष्य नहीं है, यानी सबूत नहीं एजेंसी के पास। लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा तो रहेगा, ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा, कारण कि कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं। देखिए सौरभ जी, इन्होंने कथित रूप से लोकसभा के चुनाव में भी मुद्दा बनाने का काम किया, लेकिन क्या हुआ, पांचों की पांचों ट्राइबल सीट्स पर ऐतिहासिक रूप से इंडिया गठबंधन के लोगों की जीत हुई। इनके पास मुद्दा नहीं है। ये आपके एक बड़े नेता शामिल हो गए बीजेपी में, चंपई सोरेन की अगर बात करें तो मधु कोड़ा, जिसको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, वो भी शामिल हो गए। कैसे लड़ेंगे ये भ्रष्टाचार से? तब इन्होंने मधु कोड़ा, जिसको पानी पी पी करके गालियां देने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक, उनको आपने शामिल करा लिया भाई साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये टोटली कंफ्यूज्ड हैं आज झारखंड के अंदर में। चंपई सोरेन के आने के बाद कोई प्रभाव? निश्चित रूप से कोई प्रभाव। मैं बड़ी बात भी कहने चाह रहा हूं सौरभ जी कि उनकी खुद की सीट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, जहां से वो इस बार अभी वर्तमान रूप से जहां से विधायक हैं। आप देखिएगा हरियाणा की आदिवासी के दूसरे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। शिबू सोरेन के बाद चंपई सोरेन का नाम आता है। कोल्हान के टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। नहीं, मैं उस पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी भी नेता के छवि पर, उसके कद पर। ये जनता फैसला करेगी। मैं आपके चैनल पर बैठकर कि ये भी नहीं कहूंगा कि कोई छोटा है या बड़ा है, लेकिन जो झारखंड का मिजाज है, जो झारखंड का मूड है, वो भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने का मूड है। कांग्रेस को कोई नसीहत देना चाहेंगे ताकि अगर झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो तो कांग्रेस मतलब वो गलती ना करे जो हरियाणा में गलती हुई है कांग्रेस से? नहीं, निश्चित रूप से स्ट्रेटेजिकली जो भी चीजें होंगी, जो डिसीजन मेकिंग का जो भी प्रोसेस होगा, उसको अच्छे से पालन करना है और ये एक रणनीति का हिस्सा होगा। दोनों दल और जब तमाम जो सहयोगी दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल है और भी जो सहयोगी दल है हमारे साथ आने वाले या साथ जो पहले से हैं, उन सबके साथ मिल बैठ कर ये डिसीजंस होंगे। और निश्चित रूप से अगर मात देनी है तो हम समझते हैं कि सभी दलों को बैठना होगा और एक ठोस निर्णय लेना होगा, और वो हम ले चुके हैं, कई हद तक हम ले चुके हैं और आने वाले समय में वो आप सभी के सामने वो। राकेश जी, आपने सुना तनु जी को, उनका साफ कहना है कि झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसका कोई प्रभाव जो है वो झारखंड विधानसभा चुनाव या फिर बिहार की भी बात करें, जैसा कि आरजू खान बोल रहे थे। मैंने अभी तक नहीं बोला। मैंने अभी तक नहीं बोला। मैं आधे घंटे से बैठा हूं, मैंने अभी तक नहीं बोला। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। मैं आधे घंटे से लगभग बैठा हूं, मेरी अभी तक बारी नहीं आई। जी, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। मैं दर्शक दीर्घा में बैठ के ऐसे ही देख रहा हूं आप लोगों को। चलिए सर, इसके बाद हम आप ही पे आते हैं। राकेश जी, छोटी सी टिप्पणी, झारखंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा चुनाव के नतीजे को? देखिए, झारखंड की बात, हरियाणा चुनाव की बात, लोकसभा के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। कश्मीर में भी हम लोगों ने अच्छा किया,
तीसरी बार हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार वहां सरकार बनी। और रही बात झारखंड की बात, हम लोगों को सौरभ जी राष्ट्र के मुद्दे पे, प्रदेश के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है और वहां के जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड जो जगह है, उस जगह पे जो वहां की मांगे हैं जनता की, उस मांगे के साथ हम लोग वहां झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। और हमारी सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार वहां बनने जा रही है। तो इनका भ्रष्टाचार का प्रतीक ये लोग माने जाते हैं। और कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते थे, कहाँ गई उनकी मोहब्बत की दुकान? कहाँ गए उनको संविधान और लोग की बात करने वाले? एकदम इन लोगों के पास कोई नीति नियत इनके पास नहीं है। हमारे पास तो नीति नियत है। हमने 70 वर्ष के बुजुर्गों की चिंता लोकसभा में की, तो हम लोगों ने लागू कर दिया। हमने सौर ऊर्जा बिजली फ्री देने की बात कही, हमने ले आया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हम लोगों ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश को बनाना है। तो सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग ने धर्मनिरपेक्ष देश यानी सबका साथ के साथ हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग परिवारवाद से ग्रस्त है, जनता का जनादेश का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार करना होता है इनको, जैसे ही गद्दी मिलता है भ्रष्टाचार करते हैं। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये हमारे को कहते हैं, हमारे पास तो मुद्दे हैं। और हम जो काम करते हैं। ठीक है राकेश जी, आरजू खान आपके पास आते हैं। इन लोगों को जब भी मौका मिलता है ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ये लोग परिवार को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सौरभ जी, वो ये वन साइडेड जो चीजें हो रही है ना, आप सिर्फ हरियाणा की बातें कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आप कहीं लगता है कि अतीत में छोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर का कोई इलेक्शन नहीं हुआ था और बधाइयां दी जा रही थी दिव्या जी की तरफ से। अभी तो वो खैर चैनल पे नहीं है, तो इंडिया अलायंस भी बधाई का पात्र बनता है। खैर, अभिव्यक्ति की आजादी है कि आप किसको बधाई देते हैं, किसको नहीं देते हैं। खैर, तो जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन हुआ था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लच्छेदार भाषण दिए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाई गई। और उसके बाद पता चलता है कि आर्टिकल 370 भी हटाया गया और 56 इंच का सीना दिखाया गया, जिसके दिल, दिमाग और सीने में भी गोबर भरा हुआ था। उसके बाद भी अगर ये लोकसभा के इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं, उसके बाद इतना दिन इलेक्शन टालने के बाद भी अगर इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं, तो वास्तव तौर पे जो है जम्मू कश्मीर की भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ एक सेलेक्टिव जो है पॉइंट पे चल रहे हैं, सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो बात तो इसकी भी होनी चाहिए। नहीं, हरियाणा की बात हम लोग आरजू खान इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा में सब लोग ये मान चुके थे कि वहां पर कांग्रेस या मतलब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार सौरभ जी बड़ी नहीं हुआ। सौरभ जी, बड़ी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, राष्ट्र के ऊपर खड़े होकर आर्टिकल 370 हटाया जाता है, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, दम ठोके जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि लोकसभा इलेक्शन भी डर के नहीं लड़ते हैं। और इलेक्शन जम्मू कश्मीर का इतने दिनों के बाद, टालने के बाद भी पता चलता है कि आप वहां हार जाते हैं। तो 100% निश्चित रूप से चर्चा इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन चर्चा इसकी नहीं हो रही है, बधाइयां इसकी नहीं दी जा रही है। और रही बात, इसीलिए तो आपको चर्चा में शामिल किया गया है। मुझे पता है कि आप जम्मू कश्मीर की चर्चा करेंगे। सौरभ जी, मैं आपके हमेशा चैनल्स पे बैठता हूं, लेकिन आज दर्शक दीर्घा में आधे घंटे से बैठा था, थोड़ा सा सुन लीजिए। और रही बात, हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम होता है, इलेक्शन लड़ने का उसका अपना नजरिया होता है। हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि आप 18 से 20 सालों तक एनडीए गवर्नमेंट के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, जो कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और यहाँ बैसाखी तलाशते हैं बिहार में, नीतीश कुमार की बैसाखी, उसके बिना आप नहीं चलते। और आपका एक सीएम फेस भी नहीं होता है। आज तक 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी का एक सीएम फेस नहीं है। उसके बाद आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा, मैं बार बार कहता हूं कि अगर बिहार का मजदूर और नौजवान सबसे ज्यादा पलायन करता है पूरे देश में, तो वो है बिहार प्रदेश का। आज भी अगर प्रति व्यक्ति आय अगर किसी की कम है, तो वो है बिहार प्रदेश वासियों की। आज भी अगर हंगर इंडेक्स में सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है, तो वो है बिहार प्रदेश। उसके बाद ये किस तरीके की बात करेंगे, किस तरीके की बात करेंगे, कौन से विजन पे ये चुनाव लड़ेंगे? जहां का मजदूर, जहां का प्रति व्यक्ति आय, जहां का हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में सबसे पीछे, न मिला उसको, सबसे गरीब पिछड़ा राज्य। साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव पर कोई असर नहीं दिखेगा?
सबसे बड़ा चीज है ये, यही तो इम्पैक्ट है ना। आप किस बातों को लेके कहिएगा कि 18 से 20 सालों का हमारा शासन सत्ता है भारतीय जनता के पार्टी, उसके बाद भी पता चलता है कि बिहार किसी भी स्तर पर सबसे पिछड़ा है। क्यों नीतीश कुमार कहेंगे कि नीतीश कुमार कहेंगे कि हमने 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी, करीब 7 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया, 12 लाख का मेरा लक्ष्य है, वो 1 साल में हम पूरा करेंगे। एकदम कहेंगे, एकदम कहेंगे, उनका हक भी है। लेकिन उसके साथ ये भी उनको जोड़ना चाहिए कि जितने भी ऐतिहासिक काम हुए सिवाय महागठबंधन के, उनके साथ के नहीं हुए। चाहे वो शराबबंदी कानून हो, चाहे नियुक्ति पत्र बांटने की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, या फिर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो, ये सारी बातें अगर होती है तो आप बिना महागठबंधन के सरकार के नहीं करते। तो उनको ये भी कहना पड़ेगा, ताली कप्तान को मिलती है, ये आपको भी पता है। और कप्तान के तौर पर हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। एकदम हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जरूर कप्तान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के दो प्रवक्ता बैठे हैं, तो बता दीजिए कि डबल जो है डिप्टी सीएम रखने का, और अगर दूसरे पार्टियों के अगर मंत्रालय में मंत्री बैठे हैं तो अगर उनका कोई संवैधानिक कोई अगर औचित्य नहीं है, स्थान नहीं है, तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। यह भी उनको कहना पड़ेगा। प्रतिभा जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी सौरभ जी, जवाब दीजिए। मैंने ठीक से सुना नहीं कि क्या प्रश्न किया गया मुझसे। आरजू खान, अपना एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। सवाल आप ही पूछ लीजिए सौरभ जी, बेहतर होगा। नहीं, आप मध्यस्थता कर बेहतर दीजिए। ये होगा कि आप खुद पूछेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में 18 से 20 सालों तक आप रहते हैं, उसके बाद भी अगर हंगर इंडेक्स में आप सबसे पीछे हैं, प्रति व्यक्ति आय में अगर बिहार सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर कोई राज्य पलायन करने वाला नौजवान मजदूरों का है, तो आज भी बिहार प्रदेशवासियों का है। आज भी पता चलता है कि यहां प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो बिहार वासियों की है। तो ये सारे सवाल तो जिंदा है ना। आज भी पता चलता है कि यहां पे जो है स्मार्ट मीटर की मैं जानबूझ के बात कर रहा हूं कि आपने 50 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए। सरकार, जनता में बैठे हुए लोग पूछ रहे हैं कि सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब और बीमारू राज्य जो है बिहार है, लेकिन यहां बिजली की प्रति दर जो है वो क्यों सबसे ज्यादा है, बिजली यूनिट सबसे महंगा क्यों है? और जहां से या बिजली, आरजू खान, स्मार्ट मीटर या बिजली पर जो भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ये आप जब सरकार में थे तभी आपने मतलब नहीं किया था ये? नहीं सौरभ जी मैं आपको बताता हूं, हमारा अभी इंडिया अलायंस का जो हम लोकसभा इलेक्शन लड़े हैं उसमें हमारा मैनिफेस्टो आप पढ़ लीजिए। मैनिफेस्टो वेबसाइट पे जारी है, आपके पास भी हो सकता है एक आध प्रति उसकी पड़ी हुई है। हमारा था कि सबसे ज्यादा जो बिजली दर है बिहार वासियों को मिलता है हम उसको कम करेंगे, और अगर हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे। ये बताइए, जहां से देश के मुखिया आते हैं यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वहां सिर्फ 67,000 स्मार्ट मीटर क्यों लगे? और वो भी लगने के बाद गुजरात वासियों ने विरोध किया तो वो भी लगने बंद हो गए। ये गलत हो रहा है कि नहीं बिहार वासियों के साथ? बिहार इतना पिछड़ा राज्य, इतना गरीब राज्य, उसके बाद भी सबसे ज्यादा बिजली यूनिट क्यों देगा सबसे महंगा देश में? ये सवाल है। शराबबंदी आप करते हैं, आप शराबबंदी करते हैं सौरभ जी। जब सरकार में शामिल होते हैं अपनी खूबियां गिनाते हैं, सरकार से हटने के बाद नियुक्ति पत्र मैंने दिए, हमारे सरकार में शामिल होते ही बड़े बड़े तोप छोड़े गए, बिहार में बहुत बड़े बड़े काम हुए, और जब सरकार से हटते हैं खामियां गिनाना शुरू करते हैं। जब स्मार्ट मीटर से आपको इतना ही परहेज था, जब आप सरकार में शामिल थे, आपने क्यों नहीं इसका विरोध किया था? आपने क्यों नहीं इसको खत्म करने की बात कही थी? आपके यहाँ से बिहारी पलायन करते हैं, सबसे अधिक बिहार में गरीबी है। जब आप सरकार में शामिल होते हैं, आप नियुक्ति पत्र देने की बात करते हैं, नियुक्ति करने की बात करते हैं कि आपके नेता ने नियुक्ति पत्र दिया, आपके नेता का विजन था, तो आपके नेता ने पलायन क्यों नहीं रोका था? आरजू खान जी, ये दो तरह की बातें मत किया कीजिए। आप जब सरकार में शामिल होते हैं, बिहार सबसे तेज गति से काम करने वाला राज्य बन जाता है। जब आप सरकार से बाहर निकलते हैं तब बिहार सबसे पिछड़ा राज्य हो जाता है। अरे भाई, कम से कम बिहारी होने के नाते बिहार का सम्मान करना सीखिए। जिस तरीके से बिहार को आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने चमकाने का काम किया है ना, कम संसाधनों में,
अरे भाई आपको शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले, जिस तरीके का बात बोलते हैं। आप कहते हैं बिहार बीमारू राज्य है, बिहार गरीब राज्य है। क्यों बीमारू राज्य हुआ, क्यों गरीब राज्य हुआ? 15 वर्षों में जिस तरीके से आपने बिहार को खोखला करने का काम किया, सौरभ जी मैं जवाब देना चाहूंगा। आज तक बिहार ठीक नहीं हुआ। और सुन लीजिए, बिहार जैसे बीमारू राज्य को स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं? बिहार जैसा राज्य हमेशा पिछड़ा रहे? क्या बिहारियों को स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है? मैं जवाब देना चाहूंगा। स्मार्ट मीटर से इतनी परेशानी क्यों है? मेरे घर में भी स्मार्ट मीटर लगे हैं, आज तक 1 रुपए का बिल एक्स्ट्रा नहीं आया। हाँ, परेशानी उन्हीं को हो रही है जो लंबा तार खींच करके सरकारी चीज को अपना समझ करके उसका इस्तेमाल कर रहे थे। बिजली कहीं से मुफ्त में मिलती है क्या? स्मार्ट मीटर से परेशानी उन्हीं को हो रही है जो बिजली की चोरी करते थे, लंबा तार खींच। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये बताइए सौरभ जी, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कह रही हैं, अरे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार प्रदेश की जनता कह रही है। आप 18 से 20 सालों तक प्रतिभा जी सुनने का साहस रखिए, तो जनता क्या सुनने का हौसला और जज्बा रखिए। प्रतिभा जी, आप लोगों के बीच में मैं बड़ी इज्जत से बोल रहा हूँ, आप औरत है, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं बड़ी इज्जत से मैं आपसे कह रहा हूँ। आप मेरी बातों को पूरा कर लेने दीजिए, पूरा आपको जैसे मैंने सुना आप भी सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा मैं सुनूंगा। आप बोलिए, सुन लीजिए। प्रतिभा जी सुन लीजिए, आप मुझसे बड़ी हैं, वरिष्ठ है, महिला है, आप सुनिए। अगर 18 से 20 सालों तक आप रही बिहार में, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी ऐतिहासिक अगर काम होता है तो सिवाय महागठबंधन के नहीं करती हैं, और ये नजीर है, एविडेंस है। बिहार की पब्लिक जानती है, बिहार की मीडिया जानती है, पूरे देश की मीडिया आप जानती है, पूरे देश के लोग जानते हैं, ये झूठ नहीं है। शराबबंदी आपने हमारे ही साथ में किया था, नियुक्ति पत्र आपने हमारे साथ ही बांटा था, आपने जो है जातीय जनगणना हमारे ही साथ करवाया मिलके, आपने रिजर्वेशन का जो दायरा बढ़ा वो हमारे ही साथ करवाया, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, आपने हमारे ही साथ किया। तो ये सवाल हम तो जायज उठा रहे हैं ना कि अगर 18 से 20 सालों तक आप रहती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे कार्यकाल को हटा दीजिए तो आप कहां करती है ऐतिहासिक काम? और स्मार्ट मीटर पे तो हम बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया अलायंस का, अभी हमें लोकसभा इलेक्शन लड़े हैं, हमारे मैनिफेस्टो में था सौरभ जी मध्यस्थता करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि नहीं था कि सबसे ज्यादा जो है बिजली यूनिट गरीब प्रति व्यक्ति आए तो है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है, जो कि भारत सरकार का डेटा होता है, हम डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि स्पेशल पैकेज भी मिलने चाहिए थे, स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों नहीं हुए। ये हमारा थोड़ी था, आपका भी मांग था, हमारा भी मांग था, बिहार वासियों का मांग था, सबका मांग था, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी थी। तो ये मेरा थोड़ी डेटा है, हम डेटा थोड़ी बताते हैं। 20 सालों से आप दम ठोकती हैं 125 लाख, अगर कोई प्रधानमंत्री, जो कि आप भी मानती है कि 125 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, उसके बाद भी पता चलता है कि आप कुछ नहीं करती हैं, फिर 58,000 करोड़ मिलता है, उसके बाद भी पता चलता है कि हर रैंकिंग में, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का रैंकिंग नहीं है, भारत सरकार का कोई भी डेटा आप उठा के देख लीजिए, आप रैंकिंग में पीछे है, तो हम आपसे सवाल ना करें। तो अजब सी है, आपके ऊपर विपक्ष सवाल नहीं उठाए, अगर आपके ऊपर विपक्ष सवाल नहीं उठाए, उसके बाद भी अगर आप बेशर्मी के साथ, सुन लीजिए, उसके बाद भी बेशर्मी के साथ अगर आप अपनी बातों को रखती है तो किस बात पे रखती है? कौन सा विजन है आपका? कौन सा विजन है? आरएसएस का विजन है क्या? जनता दल यूनाइटेड का विजन आरएसएस का विजन है क्या? हद पार करते हैं, बेशर्मी आप लोग कर रहे हैं ना। जब आप भी सरकार में शामिल होते हैं तब आप पलायन नहीं रोकते हैं। इन्होंने किया था सौरभ जी, इन्होंने किया था, समय की कमी है, इन्होंने किया था, इसलिए मैंने वो चीज इनको वापस पहुंचा दिया। समय की कमी है, राकेश जी के पास आते हैं। राकेश जी, ये लक बाई चांस होता है कि जितने बड़े बड़े काम बिहार में हुए उस समय गठबंधन में आरजेडी थी। सौरभ जी, आप जाति आधारित गणना की बात करें या शुरू में एक साथ बल्क में जो नौकरियां दी गई उसकी बात अगर करें, या आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, या फिर शराबबंदी कानून लागू किया गया, ये सारे फैसले तब लिए गए बिहार में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। लक बाई चांस हुआ था? देखिए सौरभ जी,
जाति जनगणना की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप जाति जनगणना कराना चाहते तो अपने अपने बिहार में करा लीजिए, पहला। दूसरा, आपने नौकरी की बात की, 2021 में वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने वैकेंसी निकाली थी। हम सरकार में नहीं थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में अपने हाथों से नौकरी देने का काम किया। तीसरी, इन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा की हम 200 यूनिट फ्री देंगे। हम तो बिजली का बिल ही लेना नहीं चाहते हैं, हम तो सूर्य आयोग के माध्यम से हम लोग प्लेट मतलब सौर प्लेट लगाने का काम कर रहे हैं कि जाके बिजली अपना बनाएंगे भी, बेचेंगे भी और बिजली फ्री भी रहेगी। तो इनके जो मकसद है, और एक कहते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबी राज, अरे सबसे ज्यादा अमीर किसी ने हुआ तो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुए हैं, कि जो उनके फार्म हाउस भी हैं छतरपुर में। उसके बाद उनके क्या कहते हैं, तेजस्वी जी का बहुत चलिए राकेश जी समय की कमी है। राकेश जी समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी जवाब दे देना चाहिए था। शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे कि नतीजे जो आए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसका कितना असर चाहे झारखंड की बात करें या बिहार पर कितना पड़ेगा। तो मेरी समझ से दो बातें आती है। एक तो मुझे लगता है कि अगर पहले बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए के लिए हरियाणा का जो नतीजा है वो निश्चित रूप से बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं ये चीजें बिहार की जनता तय करे, क्योंकि हर राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं। हरियाणा के मुद्दे अलग थे, बिहार के मुद्दे अलग है, और अगर झारखंड की बात करें तो निश्चित तौर पर वहां के मुद्दे अलग है। और ये भी देखना होगा कि अगर बिहार की बात करें तो निश्चित रूप से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। उसी तरीके से अगर झारखंड की बात करें तो वहां भी बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम। तो जो गलतियां कांग्रेस के तरफ से हरियाणा में हुई है, शायद वो गलतियां चाहे बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें वो ना दोहराई जाए। तो मुझे लगता है कि परिणाम जो है वो जरूर पहले से बेहतर